हमारे नवरात्रि के स्पेशल एपिसोड शक्ति रूपिणी संस्थिता में आज हम मुखातिब हो रहे हैं हमारे राज्य की पहली महिला कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा जी से। डॉक्टर अरुणा पल्टा दुर्ग विश्वविद्यालय हेमचंद यादव विश्वविद्यालय में कुलपति हैं और आहार पोषण विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर अरुणा जी जो हैं छत्तीसगढ़ की बेटी हैं और यहीं उनकी जन्मस्थली भी रही है, कर्म भूमि भी रही है और एक प्रोफेसर से कुलपति तक का जो सफ़र है वो मैम ने कैसे तय किया, ये आज हम उनसे ही जानेंगे। मैम स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैम कुलपति हैं आप, विश्वविद्यालय के सैकड़ों कॉलेज आपके अंडर में है, एक नई सोच के साथ आप यहाँ आई थी। सबसे पहले तो मैम ये जानना चाहूँगी कि इस विश्वविद्यालय में आने के बाद आपका क्या एक सपना है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है कि जो आप के रहते वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए मुझे 41 साल हो चुके हैं और पहले लेक्चरर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर, फिर 10 साल तक एक शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य का काम करने के पश्चात अभी विगत 3 वर्षों से मैं यहाँ हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में कुलपति हूँ। और शिक्षा जगत का इतना लंबा अनुभव जो होता है ना, उससे मेरे कार्यक्षेत्र में आने वाले जो 146 कॉलेजेस हैं उनकी हर समस्या को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। तो क्योंकि इसी जगत से जुड़े होने के कारण ही मुझे ये पता चलता है कि किसी कॉलेज में कितनी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इसका उपयोग करते हुए सबसे पहले तो मैंने यहाँ आने के बाद में पूरे एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से अपने महाविद्यालयों को चलवाना शुरू किया। परीक्षाएं समय पर होने लगी, प्रवेश समय पर होने लगा, रिज़ल्ट समय पर निकलने लगा और कॉलेजेस को मार्कशीट्स और डिग्रीज़ भी समय पर जाने लगी। तो ये एक मैं अपने लिए एक उपलब्धि ही समझती हूँ कि जहाँ अन्य विश्वविद्यालयों में, या मैं कहती हूँ कि मेरे आने के पहले भी इस विश्वविद्यालय में ये जो एकेडमिक कैलेंडर था ये उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं था, जिसको आने के बाद मैंने इसे ठीक करने का प्रयास किया। दूसरा, जिसको आप ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ आई हूँ तो इस विश्वविद्यालय के पास स्वयं का कोई भवन नहीं था। एक पुराने महाविद्यालय के छोड़े हुए भवन में ये विश्वविद्यालय लग रहा था। काम चलाने योग्य ही स्थान है यहाँ पर, बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में है, पर विश्वविद्यालय के पास रूसा से ग्रांट भी आ गई थी, निर्माण कार्य चालू भी हो गया था, पर बीच में कुछ व्यवधान कोरोना के कारण 1.5-2 साल तक कंस्ट्रक्शन वर्क जो था वो बंद सा पड़ा हुआ था, जिसने अब तेज़ गति ले ली है। और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी 3-4 महीनों के अंदर विश्वविद्यालय एक अपने भवन में जा सकेगा, जिसमें हमारे पास पर्याप्त स्थान होगा और उसके कारण हमारा जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। पर इतना भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्थान का व्यवधान हमारे कार्यों में बाधा नहीं डालता है, क्योंकि जो कार्य होते हैं वो अपनी सोच से होते हैं। उसके लिए हमारा विज़न रहता है कि हमें पहले से मालूम है कि ये हमारी कमी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी ही प्लानिंग करते हैं कि हम अपने सीमित साधनों में ही अपने कार्यों को अंजाम दे पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैम कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बाकी जो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। एक यही इच्छा शक्ति थी शायद आपको आज इस पद तक पहुंचाई है। बात करना चाहूँगी मैम कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था एज ए कुलपति के लिए, बहुत सारे कैंडिडेट थे, मेल कैंडिडेट ज़्यादा थे, फीमेल कैंडिडेट शायद आप ही रही होंगी उसमें। तो कैसा रहा इंटरव्यू और कौन सी ऐसी बात जो आपने कही और इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया? देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी कि मेरी क्या चीज़ें अपील करी लोगों को, पर इतना ज़रूर है कि ये बहुत सरल प्रक्रिया नहीं होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आपका उसमें पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड से लेकर आपके पूरे एक्सपीरियंसेस काउंट होते हैं, उसमें आपका रिसर्च वर्क काउंट होता है और उसके बाद फिर स्क्रीनिंग की प्रक्रिया बड़ी लंबी 2-3 स्तरों पर होती है। और जैसा कि आपने कहा कि अंत में इंटरव्यूज़ होते हैं, तो इंटरव्यू भी हुए, अच्छे बड़े लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए, 3 लोगों का पैनल था। अच्छा लंबा इंटरव्यू चलता है, आधे घंटे का, जिसमें आपका सभी कुछ जज करने का वो प्रयास करते हैं।
आपका विज़न क्या है विश्वविद्यालय को लेकर, आप आगे चलकर इस विश्वविद्यालय में क्या नई चीज़ें कर पाएंगी। वहाँ से लेकर आप में एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी, आपकी एकेडमिक क्वालिटीज़, आपके रिसर्च एक्सपीरियंसेस, सभी चीज़ों को देखते हुए चुनाव किया गया था। महिला प्रत्याशी निसंदेह बहुत कम थे उसमें, इंटरव्यू के समय भी और शायद पहले भी मेरे ख्याल से जो स्क्रीनिंग होती है उसमें भी कम ही रहे होंगे। पर इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि हमारे प्रदेश की मुखिया राज्यपाल मैडम हैं, वो भी महिला हैं। शायद महिलाओं के लिए उनकी संवेदनशीलता ज़्यादा रहती है और हो सकता है मेरे चुनाव का एक कारण ये भी हो सकता है, या बाकी जितने एक्सपर्ट्स ने जो कुछ महसूस किया था मेरे बारे में उसी आधार पर चुनाव हुआ है। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में पैदा होने के बाद, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पढ़ने के बाद शिक्षा के जगत में सबसे ऊंचे मुकाम पर मुझे पहुंचने का मौका मिला है। और इसका मैं बिल्कुल भी इस मौके को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे रहते हुए ये विश्वविद्यालय जितनी ऊंचाइयों तक पहुँच सके मैं उसे पहुँचाना चाहती हूँ। और केवल ऊंचाइयों तक पहुँचाने की बात नहीं है, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे विश्वविद्यालय का एक भी बच्चा या एक भी स्टूडेंट परेशान नहीं होना चाहिए। मैंने अपने विश्वविद्यालय को शुरू से ये डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक स्टूडेंट ओरिएंटेड विश्वविद्यालय है, जिसमें केंद्र बिंदु हमारा स्टूडेंट है या विद्यार्थी है। और मेरे विद्यार्थियों को अगर कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए मैं अपने स्वयं को, अपने आप को ज़िम्मेदार मानती हूँ। इसलिए मैं अपने विश्वविद्यालय में सोच को बदलना चाहती हूँ कि हमारा विश्वविद्यालय टीचर्स ओरिएंटेड नहीं है, ऑफिस स्टाफ ओरिएंटेड नहीं है। मैं विद्यार्थियों पर ही अपने विश्वविद्यालय को केंद्रित रखना चाहती हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना विद्यार्थियों के लिए ही हुई है। मैम, आपने छात्र हित की बात कही, विद्यार्थियों को केंद्र में रखा। आपका छात्र जीवन कैसा था, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक बहुत ही अनुशासित परिवार में पैदा हुई थी, जहाँ की बहुत ज़्यादा महत्व शिक्षा को दिया जाता था। और इतने डिसिप्लिन में हम पढ़ाई किया करते थे अपने छात्र जीवन में। और मुझे एक बात बहुत अच्छे से याद आती है कि घर में अगर हम बीमार भी हुआ करते थे, काफ़ी बुखार भी हुआ करता था, तो भी हम स्कूल या कॉलेज जाने में कभी आनाकानी नहीं करते थे और अटेंडेंस 100% मेरी हुआ करती थी। कई बार टीचर्स मुझे कहते थे कि 100% अटेंडेंस के लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दिन की क्लास मेरी मिस हो जाती थी तो मैं ऐसा महसूस करती थी जैसे उस सब्जेक्ट में मेरी बहुत बड़ा लॉस हो गया। ईश्वर की दया से बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई हुई, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ाई की, टीचर्स ने बहुत महत्व दिया और पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी उतना ही मैंने इंटरेस्ट लिया। मैंने यूनिवर्सिटी को टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में, सभी में रिप्रेजेंट किया। और काफ़ी कम आयु में मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी। जब मैं पहली बार शासकीय नौकरी में आई तो मेरी उम्र मात्र 22 साल की थी और तब से लगातार मैं शिक्षा जगत में हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ खेल को इसलिए बहुत महत्व दिया हम लोगों ने, क्योंकि वो फिज़िकल फ़िटनेस के साथ साथ मेंटल फ़िटनेस के लिए भी ज़रूरी होता है, टीम वर्क के लिए ज़रूरी होता है और एक सकारात्मक सोच के लिए भी ज़रूरी होता है। तो खेल कूद और पढ़ाई दोनों को इक्वल वेटेज देते हुए छात्र जीवन जो है वो हमने पूरा किया। और सबसे बड़ी बात जो है कि माता पिता ने जो भी विषय जब भी पढ़ने के लिए कहा कि ये विषय आपके लिए उपयोगी है, मैंने वो विषय लिया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने होम साइंस लिया था तो शायद हमारे टीचर्स भी ये कहा करते थे कि आपके लिए इससे बेहतर विषय हो सकता है, क्योंकि आप पढ़ने में होशियार हो, आप साइंस लीजिए, आप मैथमेटिक्स लीजिए। मेरे परिवार में शायद मैं अकेली थी जिसने होम साइंस विषय लिया था, क्योंकि मेरी माताजी ने इस विषय का चुनाव किया था। और आज मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैंने ये विषय का चयन क्यों किया, क्योंकि आज भी मुझे बहुत सारे मेरे पाठक पूछते हैं जब मैं न्यूज़पेपर्स में अपने आर्टिकल्स लिखती हूँ आहार एवं पोषण पे, कि आपने कौन से विषय की पढ़ाई की है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर इस विषय के अलावा मैंने कोई और विषय लिया होता तो शायद मेरी पहचान अपने प्रदेश में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती। ये एक अलग विषय था जिसकी पढ़ाई, शायद हमारा पहला बैच था छत्तीसगढ़ में जिसने ये पढ़ाई की है, फर्स्ट बैच के होने के कारण
इसका एडवांटेज मिला। और मैं आज भी ये सोचती हूँ कि दैनिक जीवन में इससे उपयोगी कोई विषय हो ही नहीं सकता है। प्रदेश में जो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का जो न्यूट्रिशन का ग्रुप बना हुआ है, उसमें भी मैं अध्यक्ष हूँ। और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड पॉलिसीज़ होती हैं, सब में मैं योगदान देती हूँ। तो मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि मैं किसी न किसी रूप में अपने प्रदेश में कुछ कर पा रही हूँ। मैम, आपने योजनाओं की बात की पोषण को लेकर के, तो जिस तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में पोषण की स्थिति है, कुपोषित बच्चों का रेशो पोषण में तब्दील हो रहा है, वो रेशो बहुत काफ़ी कम रह गया है कुपोषित बच्चों महिलाओं की करीब से देखा है इस विषय। तो आप एक ऐसी न्यूट्रिशन, आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि अपना स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक नहीं होंगे तो आगे उनका परिवार कौन सा, ऐसी स्थिति में महिलाओं को कैसे अपना ख्याल? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि महिला के स्वास्थ्य पर ही पूरे समाज का स्वास्थ्य निर्भर करता है। महिला ही है जो आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको तैयार करती है, जन्म देती है एक बालक को। तो महिला स्वयं स्वस्थ नहीं होगी तो स्वस्थ बालक को जन्म नहीं देगी। फिर वो जो अस्वस्थ बालक पैदा हो जाता है वो भी आगे चलकर कुल मिलाकर उसकी भी आगे होने वाली संतानें जो हैं वो अस्वस्थ होती है। तो ये एक पूरा विषम चक्र चालू हो जाता है हमारे समाज में अगर महिला कुपोषित हो। मैं हमेशा कहीं भी जाती हूँ तो यही इस बात पर बहुत मेरा फोकस होता है कि ठीक है, आप कहते हैं कि महिला और पुरुष को इक्वल या समान भोजन मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। यहाँ मैं इससे एक कदम आगे बढ़ाकर कहती हूँ कि महिलाओं का पोषण पुरुषों से ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अभी वो कुपोषित हैं। आपको पहले तो उनको पुरुषों के समान बनाना है और उससे भी फिर बेहतर करना है, क्योंकि उनकी संतान ही आगे चलकर समाज का निर्माण करने वाली है। तो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए मेरा तो यही संदेश होगा कि घर में अगर बिटिया है तो उसके खाने का ज़्यादा ध्यान रखें। उसी तरह से अगर जो महिलाएं हैं, कई बार उनको ऐसा लगता है कि अपने ऊपर जो ध्यान नहीं देती हैं। मुझे बार बार ये अफ़सोस होता है कि पहले आप तो अच्छी तरह से खाइए, आप तो सुपोषित रहिए, तभी तो आप परिवार के लोगों का काम भी कर पाएंगी और अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख पाएंगी, स्वस्थ संतान को जन्म भी दे पाएंगी। इसलिए महिलाओं के लिए विशेष तौर पर मैं कहती हूँ कि घर की हर अच्छी चीज़ में आपकी भी भागीदारी है। आप बिल्कुल ये ना सोचिए कि घर में कोई चीज़ सीमित है तो वो केवल पुरुषों को दे दी जाए। नहीं, बेटियों को भी दीजिए, आप भी खाइए और आप अपना भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपना ध्यान रखकर उस परिवार का ही काम कर रही हैं और समाज को ही आगे बढ़ाने में आपका योगदान हो रहा है। एक और संदेश मैं लोगों को देना चाहूँगी। मुझे बड़ा ख़राब लगता है जब मैं गांव-गांव में भी जाती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ बच्चे चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं। ये जो प्रभाव अब हमारे समाज में पड़ रहा है ना, ये बहुत गलत है। हम तो पुराने ज़माने में ही जो खाया पिया करते थे वही ठीक हुआ करता था। आप घर का बना हर चीज़ खाइए, पूरी चीज़ें पौष्टिक हैं। आप बिल्कुल ताज़ा बना दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, वो आपके लिए बहुत ही पौष्टिक भोजन है। ये हम पता नहीं किसकी नकल करते हुए सुबह से उठकर सबसे ख़राब चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। एक बच्चा सुबह सोकर उठता है, उसकी माँ बिस्किट पकड़ा देती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बिस्किट में क्या पोषण है? केवल डालडा है, शक्कर है और मैदा है, जो कि वास्तव में देखा जाए तो न केवल बच्चे, किसी के लिए भी उचित नहीं है। तो घर की बनी रोटी दीजिए, घर की बना पराठा दीजिए, और कुछ नहीं है तो छत्तीसगढ़ गाँव में आप बोरे बासी खाइए, बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। बनस्पत की जो बिस्किट चिप्स और कुरकुरे का जो आजकल समाज में प्रचलन हो गया है ना, उन सब से हमें दूर हटने की ज़रूरत है। अगर हम अपने पुराने खाने की तरफ वापस आ जाएंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कुपोषण की समस्या होगी। मैम, मेरा एक अंतिम सवाल है कि यूनिवर्सिटी में बेटियों के लिए आप कुछ ऐसा क्या करना चाहते हैं कि वो एक माइलस्टोन बन के रह जाए वो? देखिए, मैं तो आपको एक ये बताना चाहती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी क्या, आजकल आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, अगर पढ़ने वाले कोई बच्चे रह गए हैं तो वो लड़कियां ही रह गई हैं। इसमें यहाँ पर मैं एक उदाहरण कोट करना चाहती हूँ कि अभी पिछले वर्ष कोरोना के रहते हमने ऑनलाइन बच्चों का प्रोत्साहन पुरस्कार जो था वो उसकी घोषणा की थी, जिसमें हमने गोल्ड मेडल्स बच्चों को बांटे
थे और वो हमने वर्चुअली ऑनलाइन दिए थे। तो उसकी चीफ गेस्ट को हमने एक लिस्ट भिजवाई कि ये बच्चे हमारे हैं जिनको हम पुरस्कृत कर रहे हैं। हम नाम बोलेंगे और बच्चों के सर्टिफिकेट्स दिखाएंगे आपको ऑनलाइन वहाँ पर, और बच्चे उसको लेंगे। कुछ देर के बाद ही मुझे उनका गेस्ट जो थे हमारे चीफ गेस्ट, उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ मेडल क्या केवल लड़कियों को दिए जाते हैं? ये कि क्या केवल मेडल लड़कियों के लिए इस विश्वविद्यालय बनवाता है? उन्होंने कहा नहीं सर। तो बोले मुझे लिस्ट में एक भी लड़का नज़र नहीं आ रहा है, पूरी लड़कियां हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये किसी विश्वविद्यालय का प्रयास नहीं होता। हमारी नज़रों में तो लड़के और लड़कियां सब बराबर हैं, पर ये ईश्वर की एक आप कह सकते हैं कि ऐसी बात है कि लड़कियां आज अपने आप ज़्यादा पढ़ रही हैं और अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि जो उन्होंने पुराने ज़माने में जो उन्होंने कई तरह के जुल्म सहे हैं ना, तो अब उनको ये बातें समझ में आने लगी कि अपने पैरों पर खड़े होना कितना ज़रूरी है। और लड़कियों ने जब ये सोच लिया है ना कि मुझे अपने पैरों पर खड़े होना है, तो उन्होंने ठान लिया है, तो इसलिए वो बहुत बेहतर पढ़ रही हैं। पर मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि लड़कों को भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कियाँ आजकल पढ़ रही हैं। और हमारे दृष्टिकोण में तो कुलपति होने के नाते मेरे लिए तो लड़के और लड़कियाँ सब बराबर हैं। जी हाँ, नेक इरादा और अच्छी कोशिश ही आपको आगे बढ़ाती है। और ख़ासकर जब हम महिलाओं और बेटियों की बात करें तो अच्छे स्वास्थ्य के साथ शिक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल अपने आप रखेंगे, और आप स्वस्थ होंगे तो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का निर्माण वैसे ही अच्छा बेहतर होता जाएगा। केपी न्यूज़ के लिए गौकर निषाद के साथ मैं कोमल धनेसर इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।